हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्यावत सुख। फ्रेंड्स, आज हम एचआरएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 3 जो कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के बारे में उसका पार्ट 1 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज यानी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज़ बदलना उससे रिलेटेड चीज़ है। जैसे पहले हम लेजर जनरल मतलब बैंकिंग में देखा जाए तो पहले जो है बुक्स वगैरह का हम यूज़ किया करते थे, रजिस्टर वगैरह यूज हुआ करता था। अब हम कंप्यूटराइजेशन का यूज करते हैं। तो ये एक अपने आप में क्या है, उदाहरण है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का। इसमें हम बात करेंगे चेंज क्या होता है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या होता है, और चेंज एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें बात करनी है कि चेंज और डेवलपमेंट का आपस में क्या लेना देना है। ये सारी बातें करनी है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में, चेंज मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू डिटेलिंग विथ चेंज बोथ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन द इंडिविजुअल लेवल। चेंज मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है जिसमें हम डील करते हैं किसके साथ, चेंज के साथ में। और चेंज के साथ डील करते हैं इंडिविजुअल स्तर पर भी और ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर भी। तो चेंज मैनेजमेंट मतलब चेंज को मैनेज करना, चेंज मैनेजमेंट कहलाता है, राइट। चेंज मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिविजुअल व्यक्ति के आधार पर भी और ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर भी चेंज को हम देखते हैं। अ समव्हाट एम्बिगुअस टर्म, चेंज मैनेजमेंट हैज एट लीस्ट 3 डिफरेंट एस्पेक्ट इंक्लूडिंग अडेप्टिंग टू चेंज, कंट्रोलिंग चेंज, इफेक्टिंग चेंज। तो बोल रहे हैं कि चेंज मैनेजमेंट एक एम्बिगुअस यानी कन्फ्यूजिंग शब्द है, लेकिन कम से कम इसके 3 एस्पेक्ट हम मान सकते हैं। अडेप्टिंग टू चेंज यानी हमें अपने आप को चेंज के हिसाब से ढालना होता है। कंट्रोलिंग चेंज, चेंज को कंट्रोल करना होता है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना होता है। और इफेक्टिंग चेंज यानी चेंज को प्रभावी करना होता है, चेंज के प्रभाव को हम दिखा सकें, इसका जो है एस्पेक्ट भी इसमें होता है। तो 3 एस्पेक्ट इन्होंने बात की, अडेप्टिंग टू चेंज, कंट्रोलिंग चेंज एंड इफेक्टिंग चेंज। सक्सेसफुल एडाप्टेशन, एडाप्टेशन की बात हुई ना, अडॉप्ट करना है। सक्सेसफुल एडाप्टेशन टू चेंज इज क्रूशियल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज इन नेचुरल वर्ल्ड। तो बोल रहे हैं कि जो भी चेंज आप कर रहे हैं उसको सक्सेसफुली लोग अपने मतलब लोग उसके अनुकूल ढाल लें अपने आप को, ये बहुत जरूरी होता है। चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए और चाहे नेचुरल वर्ल्ड की बात की जाए, दुनिया में भी जो परिवर्तन हो रहा है उसके हिसाब से हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा। सक्सेसफुल एडाप्टेशन हमें करना पड़ेगा। ओके, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल इन देम इनएविटेबली इनकाउंटर चेंजिंग कंडीशन दैट दे आर पावरलेस टू कंट्रोल। तो ऑर्गेनाइजेशन और जो लोग होते हैं वो कुछ ऐसी कंडीशंस को, चेंजिंग कंडीशन को जो है इनकाउंटर करते हैं, उसको फेस करते हैं, जिन्हें वो टाल नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। चाहे जैसे उदाहरण के तौर पर इन्होंने कहा, बी इट चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सच एज फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी आर थ्रेट फ्रॉम कंपटीटर, कंपटीटर से दिक्कत हो रही है या इकोनॉमी में चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएशन आ रही है, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। या कोविड आ गया, अब कोविड आ गया, ये ऐसी कंडीशन है कि हम पावरलेस हैं, हेल्पलेस हैं, हम कुछ भी करके जो है इसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। आर एट द मोर इंडिविजुअल लेवल, तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्तर पर बात की गई कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर बिजनेस एनवायरनमेंट में परिवर्तन हो गया, इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, कंपटीटर से प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीज़। इंडिविजुअल लेवल पर अगर देखा जाए तो जैसे नई पॉलिसी आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, नया बॉस आ गया, ये सारी चीज़ें अगर चेंज होते हैं तो उसका प्रभाव इंडिविजुअल स्तर पर पड़ता है, ठीक है। नई पॉलिसी आ गई, प्रमोशन की पॉलिसी आ गई, आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्या हुआ, एक चेंज लाया गया, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली गई, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इवन लोग कई बार नए बॉस को भी नहीं पसंद करते हैं, तो ये भी एक कहीं ना कहीं अपने आप में चेंज है, ओके। और आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ भी नहीं कंट्रोल कर सकते। बैंक अगर नई पॉलिसी लेकर आ रहा है तो लेकर आएगा ही आएगा, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। चेंज मैनेजमेंट इंटेल thoughtful planning and sensitive implementation and above all consultation with and involvement of the people affected by the change मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, अच्छे से ध्यान से थॉटफुली प्लानिंग करते हैं और उसको सेंसिटिव तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। चेंज स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए, अचानक से कोई परिवर्तन करने का प्रयास ना करिए। आपकी गाड़ी 120 की स्पीड से जा रही है, अचानक से जीरो या ब्रेक लगा करके रोकिए मत, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी ऑब्वियसली। ठीक वही बात यहाँ पर भी है कि भाई जो भी चेंज है उसको थॉटफुली प्लान करिए, अच्छे से प्लान करिए और सेंसिटिवली इंप्लीमेंट करिए, मतलब लोगों के प्रति दया रखिए। कुल मिला करके जो भी चेंजेस आप ला रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करते समय सेंसिटिव रहिए। ये नहीं कि जैसे किसान कानून सरकार लेकर चली आई, सेंसिटिविटी में प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हुई इम्प्लीमेंटेशन में, उसकी वजह से देखो विद्रोह हुआ, प्रॉब्लम्स खड़ी हुई। तो वही बोल रहा है सेंसिटिव रहिए। और इसके अलावा कंसल्टेशन या अबव ऑल कंसल्टेशन विथ एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल अफेक्टेड बाय, जो लोग चेंज से प्रभावित होने वाले हैं उनसे कंसल्ट करिए। चेंज करने से पहले उन लोगों से सलाह लीजिए, उनको इन्वॉल्व करिए कि भैया ये फलाना चेंज हम करने जा रहे हैं, डू यू एग्री या नहीं, ठीक है। चेंज शुड रेयरली बी फोर्स्ड ऑन पीपल, कोशिश करिए
जबरदस्ती मत करिए, चेंज को जबरदस्ती किसी व्यक्ति के ऊपर मत लागू करिए। इट मस्ट बी ग्रेजुअल, ये धीरे धीरे होना चाहिए, वेल प्लान्ड होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल और मेजरेबल होना चाहिए। जो भी आप चेंज करेंगे वो धीरे धीरे करिए, पहली बार प्लान अच्छे से करके, रियलिस्टिक होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब हमें चेंज करना है, हम चेंज क्या लाएंगे, हम जो है राम राज्य स्थापित करेंगे इंडिया में, मान लीजिए कि चोरी चकारी नहीं होगी, मेरे ख्याल से ये रियलिस्टिक प्लान नहीं है। या हम दुनिया के नंबर 1 इकोनॉमी 10 साल में बन जाएंगे, नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है भाई, हमको भी पता है हमारी स्थिति कहाँ है और 10 साल में कहाँ पहुँचा जा सकता है। तो रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, मेजरेबल, जिसे मेजर किया जा सके। तो मतलब दायरे में रह करके बात करिए ना। जैसे अब आपके पहले JIB में या CIB में 42 नंबर आए हैं और आपने कसम खा रखी कि 95 इस बार लेकर आऊँगा, तो मतलब बी प्रैक्टिकल ठीक है। 80-85 ओके है, मैं नहीं कहता कर लेंगे, लेकिन मतलब फिर भी रियलिस्टिक रखिए जो संभव है। आइडेंटिफाई व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड, हु विल बी अफेक्टेड एंड हाउ मच इज टू बी चेंज एंड व्हेन। आपको आइडेंटिफाई करना होगा हम चेंज के थ्रू क्या अचीव करना चाहते हैं, इससे कौन लोग प्रभावित होंगे, कितना चेंज किया जाना चाहिए और कब चेंज किया जाना चाहिए। ये सारी बातें आपको पहचाननी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी, तभी चेंज को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दीज एस्पेक्ट इफ कंसिडर्ड एग्जिबिट एंड एम्प्लॉय कंसिडर, मतलब ये बोला कि इन सभी एस्पेक्ट को अगर हम ध्यान दें, कौन सा एस्पेक्ट, कब चेंज करना है, कितना चेंज करना है ना, कौन इससे प्रभावित होगा, अगर इन सब बातों को आप ध्यान देते हैं तो आप कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के प्रति कंसर्न हैं, एम्प्लॉय के कंसर्न को आप ध्यान में रख रहे हैं। चेंज कैन बी अनसेटलिंग, चेंज उथल पुथल भरा होगा, सेटलिंग नहीं होगा। तो ऐसे में मैनेजर को लॉजिकली जो है एक सेटलिंग इन्फ्लुएंस का काम करना पड़ेगा। जो मैनेजर होगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि लोगों को शांत कराए, लोगों को बताए कि नहीं सब कुछ ठीक है, अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए किया जा रहा है। मैनेजर नीड टू कम्युनिकेट फेस टू फेस विद देयर पीपल टू इफ दे इंटेंड टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। तो बोल रहे हैं कि मैनेजर्स को चाहिए कि वो अपने लोगों के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन करें कि जो चेंज किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है। जैसे देखो, ये हम चेंज की बात करें, आपको ऐसे छोटा मोटा चेंज की बात नहीं है कि जो है टीवी उठा के यहाँ घर की टीवी वहाँ रख दी, नहीं, हम बड़े लेवल की चेंज की बात करें। सोचो अभी प्रमोशन पॉलिसी आपकी 3 साल बाद आपको प्रमोशन मिल जाता, मतलब आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं फास्ट मेरिट चैनल में, फास्ट ट्रैक चैनल में। लेकिन ये गाइडलाइन बढ़ करके 8 साल हो गई। यू ज्वाइंड एज ए क्लर्क, 8 वर्षों बाद हम आपको मौका देंगे ऑफिसर का फॉर्म भरने के लिए। तो क्या ये चेंज इतना आसान होगा? अब आप सोच कर देखिए, क्या विद्रोह का लेवल पार हो जाएगा? हाँ, 3 से 2.5 करोगे ओके है, लेकिन 3 से 8 करोगे, नियर बाई इम्पॉसिबल टास्क हो गया अभी अपने आप में। ओके, तो वही बोल रहे हैं कि जो भी चेंजेस आप करिए फ्रेंड्स, जो है उसमें अपने लोगों से फेस टू फेस बात करिए कि हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे क्या वजह है, उनको बताइए, कारण दीजिए, ठीक है। तभी एक ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को आप मैनेज कर पाएंगे। ईमेल एंड रिटन नोटिस आर एक्सट्रीमली वीक एट कन्वेइंग द डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग। देखिए, बोल रहे हैं कि ईमेल डाल दिया आपने कि फलाना चेंज होने जा रहा है, अब आपकी पॉलिसी जो है, अब आपको प्रमोशन 3 साल की जगह 8 साल बाद मिलेगा, ऐसा ईमेल लिख देना या एक नोटिस निकाल देना राइटिंग में, बेकार तरीका होता है, बहुत ही वीक कम्युनिकेशन का तरीका है आपका, अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप नहीं कर सकते, विद्रोह होना तय है। तो इन्होंने ये भी बात यहाँ पर कही हुई है, ठीक है। फिर आएगा नेशनल चेंज, लेकिन पहले एक बार इंट्रोडक्शन में देखते हैं। तो हमने देखा कि चेंज मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक तरीका होता है जिसमें हम चेंज के साथ डील करते हैं, और चेंज के साथ डील करते समय हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डील करते हैं और इंडिविजुअल के स्तर पर भी डीलिंग करते हैं, ठीक है। ये एक चेंज एक एम्बिगुअस टर्म है, यानी कि कन्फ्यूजिंग टर्म है जिसमें क्लियरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें 3 एस्पेक्ट हैं। अडेप्टिंग टू चेंज, चेंज के हिसाब से, ठीक है, ढालना, कंट्रोल करना चेंज को, और चेंज को प्रभावी करना, ये 3 चीज़ें इसमें आती हैं। सक्सेसफुल एडाप्टेशन अगर करते हैं, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चेंज का सक्सेसफुल एडाप्टेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नेचुरल वर्ल्ड में हो, नई दुनिया में हो। जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, बढ़ ही रही, हर साल आप देख ही रहे हैं, धीरे धीरे हमें इसकी आदत डालनी पड़ेगी, हमें इसके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं है हमारे पास में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल जो है अपनी मतलब चेंजिंग कंडीशन को इनकाउंटर करते हैं, और ऐसी कंडीशन है वो जिनमें वो पावरलेस रहते हैं, उस चेंज को वो रोक नहीं पा रहे हैं, किसी वजह से चेंज होके ही रह रहा है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए इकोनॉमी हमारी, मान लो अभी रिसेशन आ जाए, रिसेशन कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई इकोनॉमी या दुनिया के किसी भी देश में ताकत नहीं को रिसेशन को रोक दे, खुद वही प्रभावित होते हैं जिनमें ताकत है रिसेशन को रोकने की, है ना। तो आप पावरलेस हैं, जैसे फ्लक्चुएशन इकोनॉमी में हो गई, कंपटीटर बढ़ गया, कोई दूसरा कंपटीटर आ गया है, वो एकदम परेशानी किए पड़ा है, तो इन सब चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। या फिर पर्सनल स्तर पर देखा जाए, नई पॉलिसी आ गई है, 3 साल की जगह 8 साल पर प्रमोशन होगा, प्रभावित करेगा आपको टेक्नोलॉजी और नया
बॉस भी आपको परेशानी दे सकता है। तो ये कुछ चेंजेज हैं, ठीक है। चेंज मैनेजमेंट में हमें थॉटफुली प्लानिंग करनी चाहिए, अच्छे सोच समझ के प्लानिंग करिए और उसे सेंसिटिव तरीके से इंप्लीमेंट करिए, ठीक है। और उन लोगों को जरूर शामिल करिए, उनसे जरूर कंसल्ट करिए जिन पर चेंज का प्रभाव पड़ने वाला है, जिन पर चेंज का, जैसे क्लर्क से ऑफिसर की पॉलिसी अगर बदली है तो क्लर्कों से संपर्क करना आवश्यक हो चुका है। ऑफिसर आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, उन क्लर्क कैडर के लोगों पर, ठीक है। चेंज जो है रियली लोगों पर ज़बरदस्ती लागू नहीं किया जाना चाहिए, रियली है ना, बहुत कम कोशिश करिए कि फोर्सफुली लागू करना पड़े। कोशिश करिए कि चेंज जो है नॉर्मल तरीके से, ग्रेजुअल तरीके से हो जाए, धीरे धीरे हो जाए। प्लान होना चाहिए आपका, आपका जो चेंज है वो प्लान होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल और मेजरेबल होना चाहिए। आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या अचीव किया जाना चाहिए, कौन प्रभावित होगा, कितना प्रभावित होगा, है ना, कब चेंज किया जाना चाहिए और कितना चेंज किया जाना चाहिए, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको पहचानना होगा कि चेंज का क्या प्रभाव होगा, कौन उस चेंज से प्रभावित होगा, कितना प्रभावित होगा या कितना चेंज किया जा सकता है और कब चेंज किया जा सकता है। ये सारी बातें अगर ध्यान में आप रखते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जो है एम्प्लॉय के कंसर्न को ध्यान में रख रहे हैं। चेंज अनसेटलिंग होता है, उथल पुथल भरा हुआ होता है, ऐसे में मैनेजर की जिम्मेदारी होगी, वो सेटलिंग इन्फ्लुएंस का काम करेगा, वो सेटल करवाएगा, ठीक है। मैनेजर को कोशिश करनी चाहिए फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर, अपनी बातों को फेस टू फेस लोगों के सामने रखे, ठीक है। और जो भी उन लोगों के सामने जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज से प्रभावित होने वाले हैं, ईमेल और रिटन नोटिस एक गलत तरीका होता है, एक अच्छा तरीका नहीं होता है, इसको नहीं अपनाया जाना चाहिए कि ईमेल डाल दी। जैसे कई बार आपने देखा होगा ईमेल डाल दिया, 6000 लोगों को फायर किया जाता है, वो कितने पैनिक हुए, आपने न्यूज़ वगैरह सुनी होगी, पढ़ी होगी, ओके। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, स्कोप एंड फीचर्स। तो हम यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की बात करेंगे। Organizational change is the modification of in any or all of the internal environment and organization like organizational structure, टेक्नोलॉजी, फिजिकल सेटिंग, ह्यूमन रिसोर्स। तो बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इन्वायरमेंट में थोड़ा या पूरा का पूरा चेंज कर देना। मॉडिफिकेशन इन एनी और ऑल ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट, किसी पर्टिकुलर में या पूरे पूरे इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज करना ही ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कहलाता है। उदाहरण दिया इन्होंने, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में परिवर्तन किया जा रहा है। आपने देखा होगा बैंकों में सीजीएम के पद नहीं होते थे, अब इंट्रोड्यूस किए गए हैं। आरबीआई में सीजीएम का पद होता था, अब जाकर के यहाँ बैंकों में लाया गया है, सीजीएम हो गए हैं। टेक्नोलॉजी में चेंज किया जा रहा है। पहले हम जर्नल लेजर बनाया करते थे, रजिस्टरों में कापी कलम और पेन से काम किया करते थे, अब हम टेक्नोलॉजी यानी सीबीएस का यूज़ कर रहे हैं। फिजिकल सेटिंग मतलब कहने, फिजिकल सेटिंग मतलब आपका ऑफिस की बिल्डिंग कैसी है, एसी लगा है नहीं लगा है, अच्छा इन्वायरमेंट है, हाइजीनिक है नहीं, ये सारी चीज़ें उसमें चेंज। या ह्यूमन रिसोर्स में कोई चेंजेस या उसकी पॉलिसी में कोई चेंज लेकर आते हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का पार्ट होती हैं। इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ न्यू मेथड्स एंड प्रोसेस आल्सो अफेक्ट चेंज इन टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में फ्रेंड्स जो है इनोवेशन होता जाता है, एक्सपेरिमेंटेशन होता है, वैसे वैसे ही टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस आते रहते हैं। जैसे पहले एक जितनी बड़ी ये टीवी, इतनी बड़ी डिवाइस में हार्डली जो है 56 MB डेटा स्टोर किया जाता था। आज जो है एक छोटी सी पेन ड्राइव में आप 1 टेराबाइट तक का डेटा स्टोर कर पा रहे हैं। तो इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं, ये भी एक चेंज का एग्जाम्पल है अपने तरफ से, ठीक है। स्टडीज conducted in industrial psychology and organizational behavior revealed that the physical facilities like building, ventilation, color, internal design, space configuration do influence the employees productivity। तो मतलब जो स्टडी कंडक्ट की गई है उसके हिसाब से अगर ऑफिस की बिल्डिंग अच्छी है, वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन है, जो मैं कह रहा था फिजिकल सेटिंग का वह कह रहा था कि कलर कैसा है, अगर अच्छा ऑफिस इन्वायरमेंट बढ़िया सजा हुआ है, यहाँ से तार निकला हुआ है, वहाँ से तार निकला हुआ है, एसी टपक रही है, उसी के ऊपर से ईंटा रख करके आप जा रहे हैं, कौन सी प्रोडक्टिविटी और कौन सा मोटिवेशन एम्प्लॉय का रहेगा, आप बताइए ना। पता चल रहा है कुछ ऐसी भी न्यूज़ हैं जिसमें हेलमेट पहन के लोग एम्प्लॉय नीचे बैठे हुए हैं कि कहीं ईंटा गिरे तो हमारे सर बच जाएं। तो वहाँ पर किसी तरीके की मोटिवेशन नहीं, लेकिन ये बोलते हैं भाई कि जो है देखो ऐसा है कि अगर अच्छी बिल्डिंग होगी, वेंटिलेशन रहेगा, बढ़िया कलर से डेकोरेट वगैरह करवा रहोगे, मोर वगैरह बनवा दीजिए, अच्छी पेंटिंग वगैरह बनवा दीजिए, इंटरनल डिज़ाइन बढ़िया रखिए, स्पेस का कॉन्फ़िगरेशन बढ़िया रखिए, पैर न फंसे, पता चला जहाँ जा रहे हैं वहीं पर ही जगह की कमी है, नॉट गुड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी अच्छी चीज़ें तो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा हूँ, कंपनियों में ऐसा किया जाता है, वहाँ पर पूरा बाकायदा आपको कैफेटेरिया दिया जाता है, आपको खेलने के लिए दिया जाता है। इवन चाइना में स्लीपिंग फैसिलिटी भी जाती है कि आप चाहो तो जा करके आधे घंटे रेस्ट करके भी आओ। यहाँ तो बॉस आपके नाराज़ हो जाएंगे, वहाँ नहीं नाराज़ होते। हेंस ऑर्गेनाइजेशन शुड dwell upon bringing about periodical change required in physical setting या physical facilities in pursuit of facilitating healthy environment which in turn breed better
प्रोडक्टिविटी। तो ये बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए कि पीरियोडिकली चेंज लाएं, पीरियोडिकली चेंज लाएं किसमें, फिजिकल फैसिलिटी में, जो भी उनके ऑफिस में व्यवस्था है उसमें कुछ चेंजेस करते रहें, जिससे कि वो हेल्दी इन्वायरमेंट दे सकें, और उसका प्रभाव क्या होगा कि आप बेटर प्रोडक्टिविटी पा सकते हैं, बेहतर प्रोडक्टिविटी आप पा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एट अनदर लेवल, changes would also help individuals, groups and department in organization to work together as a well knit team। another level पर अगर देखा जाए तो चेंजेस जो है लोगों को, ग्रुप को, डिपार्टमेंट को एक साथ ला करके एक अच्छी टीम बनाने में, वेल निट मतलब अच्छी गुथी हुई टीम है ना, जो आप बुनाई करते हैं उसे निटिंग कहते हैं, तो अच्छी एक टीम बन सकती है चेंज की वजह से। ठीक है। हेंस ऑर्गेनाइजेशनल चेंज आल्सो इन्वॉल्व डिस्कवरिंग एंड एडॉप्टिंग न्यू एटीट्यूड, वैल्यूज एंड बिहेवियर। तो अगर देखा जाए ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में हम क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, अडॉप्ट करते हैं नए एटीट्यूड, वैल्यू और बिहेवियर को। ठीक है। चेंज की वजह से हमें नया एटीट्यूड, वैल्यू और बिहेवियर अडॉप्ट करना पड़ता है, इनके हमें अपने अंदर ढालना पड़ता है। देखिए मतलब जैसे सोचो कि पहले हमारी अटेंडेंस रजिस्टर में लगा करती थी, तब हमारा दूसरा सिस्टम था। अब क्या हुआ कि ऑनलाइन वो आपका बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया, बायोमेट्रिक में अटेंडेंस लगेगी। अब क्या हुआ, पहले आप 10:05 भी पहुंच गए तो चल गया, अब आपकी मजबूरी है कि नहीं 9:50 तक, 9:55 तक हर हाल में एंट्री मार देनी है। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर, एटीट्यूड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में हम क्या करते हैं, अपने एटीट्यूड को, वैल्यूज को और बिहेवियर को चेंज करते हैं, जिसमें हमने देखा था कि अटेंडेंस बायोमेट्रिक सिस्टम लगने की वजह से क्या हो रहा है कि अब हमें अपनी आदतें बदलनी पड़ी, हैबिट बदलनी पड़ी, बिहेवियर बदलना पड़ा, और आकर के टाइम पर अटेंडेंस लगानी हमने शुरू करी। बिहेवियरल चेंज इंक्लूड चेंज इन द एम्प्लॉय वैल्यू, स्किल्स, एटीट्यूड, एक्सपेक्टेशन, परसेप्शन एंड नीड, कमेंसुरेशन विद द चेंजिंग टाइम एंड सिचुएशन। तो बिहेवियर चेंज में हम क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं, एम्प्लॉय की वैल्यू, एम्प्लॉय की स्किल में चेंज होना, उसके एटीट्यूड में, उसकी उम्मीदों में, उसके परसेप्शन में, इन सभी चीज़ों में चेंज होना हम मान सकते हैं कि आपका एम्प्लॉय के बिहेवियर में चेंज आया है। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में हमने देखा ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इन्वायरमेंट में पूरी मतलब सारा कुछ चेंज हो जाए या कुछ चीज़ें चेंज हो जाना जो है आपका कहलाता है क्या, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में आपका टेक्नोलॉजी, फिजिकल सेटिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह के चेंजेज, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज जो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में आता है। टेक्नोलॉजी में चेंजेस किन वजहों से आते हैं, इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ जाते हैं। कुछ इंडस्ट्री जो आपके स्टडीज़ की गई इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसमें ये पाया गया कि अगर फिजिकल फैसिलिटीज़ को चेंज किया जाए या अट्रैक्टिव बनाया जाए तो उससे जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे कलरिंग वगैरह चेंज किया जाए, वेंटिलेशन चेंज किया जाए, इंटरनल डिजाइन अच्छा आर्किटेक्ट वगैरह बुलवा करके करवाया जाए, काइंड ऑफ दैट, तो वो सब चीज़ें प्रभाव डालती हैं प्रोडक्टिविटी पर। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो है इसीलिए बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को पीरियोडिकली यानी कि क्वार्टरली या साल में एक बार जरूर फिजिकल सेटिंग फैसिलिटीज में कुछ ना कुछ चेंज करते रहना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़े। उसके बाद में चेंज की वजह से जो ग्रुप होता है, इंडिविजुअल होते हैं, वो एक साथ चले आते हैं चेंज होने की वजह से। जब किसी एक पर तकलीफ आती है तो सब तकलीफ को महसूस करते हुए साथ में आते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में जो है हम नए एटीट्यूड को डिस्कवर करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, नई वैल्यूज और बिहेवियर को अडॉप्ट और जो है डिस्कवर और अडॉप्ट करते हैं। बिहेवियरल चेंज में हम किन किन चीज़ों को ले सकते हैं, एम्प्लॉय की स्किल में चेंज हो जाना, एम्प्लॉय के एटीट्यूड में, एक्सपेक्टेशन, परसेप्शन, इन सब चेंजेस को हम एम्प्लॉय के बिहेवियर का चेंज मान सकते हैं। अब यहाँ से हम बात करेंगे फ्रेंड जो है एक अगला जो मेन टॉपिक है अगला हमारा चेंज एंड डेवलपमेंट है। इसके अंदर में कई सारी सब हेडिंग भी हैं, लेकिन हम यहाँ पर पहले चेंज और डेवलपमेंट की बात करेंगे। ठीक है। चेंज मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द मेथड एंड मैनर इन विच अ कंपनी डिस्क्राइब एंड इम्प्लीमेंट चेंज विद इन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेस। चेंज मैनेजमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं उन मेथड्स, उस मैनर में जिसकी सहायता से कंपनी के इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस में चेंजेस को इम्प्लीमेंट करती हैं। चेंज मैनेजमेंट वो मेथड होता है जिसकी सहायता से कंपनियां इंटरनल प्रोसेस या एक्सटर्नल प्रोसेस में चेंजेस को इम्प्लीमेंट करती हैं। दिस इंक्लूड प्रिपेयरिंग एंड सपोर्टिंग एम्प्लॉयज, एस्टेब्लिशिंग द नेसेसरी स्टेप फॉर चेंज, मॉनिटरिंग प्री एंड पोस्ट चेंज एक्टिविटी टू इंश्योर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं, एम्प्लॉइयों को तैयार करना मेंटली कि हम चेंज करने वाले हैं, उनको सपोर्ट देना कि हाँ घबराओ नहीं, चेंज का प्रभाव जो होगा हम देखेंगे उसको, नेसेसरी स्टेप्स चेंज के लिए तैयार करना, प्री और पोस्ट चेंज मॉनिटरिंग करना कि हाँ चेंजेस से पहले की मॉनिटरिंग करते रहना, चेंज के बाद क्या प्रभाव आ रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करते रहना, ताकि सक्सेसफुल जो है इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकें किसका, चेंज का। Thus, organizational change management has become an important in communication about business, organization, leadership and मैनेजमेंट। इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट
एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है किसमें, चाहे वो कम्युनिकेशन अबाउट बिजनेस हो, चाहे कम्युनिकेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन हो, या लीडरशिप के बारे में हो, या मैनेजमेंट के बारे में हो। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन करके आता है। इवन इन सक्सेसफुल एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चेंज कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश। इट कैन बी लाइक ट्राइंग टू चेंज अ पर्सनस हैबिट, है ना। इंसान की आदतें बदलना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप रोज़ सुबह 8 बजे सोकर उठते हैं तो इस आदत को बदलना आसान नहीं है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो रात में देर तक जगते हैं, कुछ लोग सुबह जल्दी उठते हैं, दोनों तरीके के लोग होते हैं। जैसे मैं रात में जगने वाला व्यक्ति हूँ, 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे सुबह 4 बजे ना उठाइए। कुछ लोग होते हैं जिनको आप लेट तक सोने नहीं पा सकते, वो 5 बजे तक बिस्तर छोड़ देंगे, चाहे कुछ काम हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो आराम से उठ जाते हैं। इस आदत को बदलना, इस हैबिट को बदलना बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क होता है। तो बोल रहे हैं कि इवन इन सक्सेसफुल एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज को, मतलब चेंज कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश। चेंज को अचीव करना, अकम्प्लिश कर पाना, चेंज कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि ये ऐसा है कि जैसे आप किसी व्यक्ति की आदत को बदलना चाहें। कोई व्यक्ति रात में जागता है और उसको सुबह उठाना है, तो वो उस तरीके का काम हो गया। जितना अब खुद ही देख लीजिए, अगर आप रात में जगने वाले व्यक्तियों में से हैं तो सुबह हम, मेरे ख्याल से कई बार ऐसा हुआ है कि अगर सुबह कोई काम है तो उस वजह से रात में नींद ही नहीं पड़ी है कि सुबह 4 बजे की ट्रेन है और अगर सो गए तो सुबह नींद खुलेगी 8 बजे, तो इस चक्कर में नींद ही नहीं पड़ती है। तो दैट इज़ अ बिग थिंग। तो अगर आदत बदलना मुश्किल है तो सोचो ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर चेंज कितना डिफिकल्ट टास्क होगा। ओके, देयर आर मैनी अप्रोचेज टू गाइडिंग द चेंज, सम प्लान्ड स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लिसिट, व्हाइल्स अदर्स आर मोर ऑर्गेनिक एंड इम्प्लिसिट। बोल रहे हैं कि जो आपका चेंज है उसको गाइड करने के लिए कि चेंज कैसे किया जा सकता है, उसके लिए कई सारी अप्रोचेज हैं। कुछ प्लान्ड हैं, जो कुछ प्लान्ड अप्रोचेज होती हैं, कुछ अनप्लान्ड अप्रोचेज होती हैं। प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड एंड एक्सप्लिसिट होती हैं, सब कुछ क्लियर रहेगा, प्री डिफाइंड है। दूसरी जो है ऑर्गेनिक एंड इम्प्लिसिट होती है, ऑटोमेटिक चेंज होता जा रहा है, आपको पता भी नहीं चल पा रहा है, तो वो दूसरे तरीके का चेंज होता है। सम अप्रोचेज वर्क फ्रॉम फ्यूचर टू प्रेजेंट। कुछ ऐसी अप्रोच होती हैं जो फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ आती हैं, भविष्य से वर्तमान की तरफ आती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वॉल्विंग विजन्स एंड देन एक्शन प्लानिंग अबाउट हाउ टू अचीव दैट विजन। तो कुछ अप्रोचेज ऐसी हैं जो फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ आती हैं। जैसे हम ये एक सपना लेते हैं अपनी आंखों में, एक विजन करते हैं कि सीआईबी का सर्टिफिकेट मेरे हाथ में है, ठीक है। हम एक कल्पना करते हैं, एक एजम्पशन करते हैं कि हमारे हाथ में सीआईबी का सर्टिफिकेट है, अभी तक मैंने फॉर्म भी नहीं भरा है। इसका मतलब ये होगा कि सीआईबी के सर्टिफिकेट का आपने विजन कर लिया। अब क्या करना है, अब वर्तमान में आइए कि इस टारगेट को अचीव कैसे कर सकते हैं, क्या क्या करना पड़ेगा। हमें मैकमिलन पढ़नी पड़ेगी, हमें वीडियो देखने पड़ेगा, हमें कोई कोर्स खरीदना पड़ेगा, हमको खुद पढ़ना पड़ेगा, हमें 2 घंटे देने हैं कि 4 घंटे देने, क्या करना है, हाउ वी डू दैट। ओके, तो वही बोल रहा है कि कुछ अप्रोचेज होती हैं जो फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ लाती हैं। पहले आप एक विजन कर लेते हैं कि हाँ हमको ये चाहिए, आफ्टर दैट आप ये करते हैं, ठीक है। दूसरी अप्रोचेज होती हैं जो प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाइंग करंट प्रायोरिटीज, इश्यूज आर गोल एंड देन एक्शन प्लानिंग हाउ टू एड्रेस दीज प्रायोरिटीज, ठीक है। तो कुछ ऐसी होती हैं जो प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाती हैं। अभी क्या स्थिति है, अभी मान लीजिए हम जो है 42 मार्क्स पा रहे हैं और हम भविष्य में कैसे इस, मतलब इस 42 नंबर के इशू को सॉल्व करके 65 नंबर पर पहुंच सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा। अगर ये अप्रोच लेकर के चल रहे हैं तो हम प्रेजेंट से फ्यूचर, मतलब हम वर्तमान को देखते हैं और उसके हिसाब से फ्यूचर डिसाइड करते हैं। वहाँ पहले क्या था, फ्यूचर देखते हैं, फिर उसके हिसाब से वर्तमान में क्या करना है ये डिसाइड करते हैं। तो ठीक है, तो इतने तरीके का अपना हिसाब किताब यहाँ पर हमने देखा अप्रोचेज के बारे में। तो चेंज एंड डेवलपमेंट में हमने देखा चेंज को हम डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसा मेथड या मैनर जिसमें कंपनियाँ इंप्लीमेंट करती हैं चेंजेस को, चाहे इंटरनल तौर पर या एक्सटर्नल तौर पर, या इंटरनली प्रोसेस में जो भी चेंज करना होता है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए चेंज मैनेजमेंट को यूज करती हैं। इसमें हम एम्प्लॉई को मेंटली प्रिपेयर करते हैं, नेसेसरी स्टेप्स तैयार करते हैं चेंज के लिए, चेंज से पहले से लेकर चेंज के बाद तक की मॉनिटरिंग करते रहते हैं ताकि चेंज को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दिया जाए। चेंज मैनेजमेंट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोर इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके लिए, कम्युनिकेशन अबाउट बिजनेस के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लीडरशिप के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। चेंज मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन करके आता है। सक्सेसफुल और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज को इंप्लीमेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट काम है। जैसे किसी व्यक्ति की आदत को बदलना मुश्किल होता है, ठीक उसी तरीके से बहुत तरीके के अप्रोचेज हमारे पास हैं। कुछ प्लान्ड अप्रोचेज हैं, एक्सप्लिसिट क्लियर है कि हाँ ये इस तरीके से होनी है, और कुछ जो है आपकी इम्प्लिसिट होती हैं, ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे हमारा फिनेकल 7 से फिनेकल 10 आया, तो वो कैसा प्लान था हमारा, प्लान मतलब वो चेंज कैसा था, प्लान्ड और एक्सप्लिसिट था। पहले से क्लियर है कि फिनेकल 7 से फिनेकल 10 इस डेट को आएगा, लेकिन कोई चेंज ऐसा है जो ऑटोमेटिक होता जा रहा है, हमें पता भी नहीं चल रहा है कि चेंज हो रहा है, तो वो इम्प्लिसिट प्लान होते हैं। कुछ अप्रोचेज हैं जो फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ देखती हैं, वर्क फ्रॉम फ्यूचर टू प्रेजेंट। पहले भविष्य देख लिया कि करना क्या है,
अब प्रेजेंट में उस या कोई टारगेट ले लिया कि हमें ये चाहिए, हमको अगले 2 साल में मैनेजर बनने का है, अभी हम क्लर्क पे हैं, हमें मैनेजर बनने का है, तो कैसे बनेंगे भाई? तो वर्तमान में सोचा कि हाँ हमें जल्दी से जल्दी प्रमोशन लेना होगा, ठीक है, उसके हिसाब से ना काम करते हैं, तो दैट इज फ्यूचर टू प्रेजेंट। और दूसरी अप्रोच होती है जो प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाती हैं, हम किस स्थिति पर हैं, अभी हमारी क्या प्रॉब्लम चल रही है, इसमें क्या इश्यूज हैं, क्या गोल्स हमारे हैं और इनको कैसे अचीव किया जा सकता है। ओके, तो उन प्रायोरिटीज को हम एड्रेस करते हैं। फिर आता है स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग रेजिस्टेंस टू चेंज। देखो क्या होगा जब आप परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहला काम जो होगा वो होगा विद्रोह, विरोध। हर चीज़ में ध्यान रखिए, परिवर्तन हमेशा जो है परेशानी लेकर आएगा, चेंज परेशानी लेकर आएगा, रेजिस्टेंस होगा ही होगा। आप अपने घर में जो है वो वोट करवा करके देख लीजिए कि बेडरूम का कलर बदलना है, वहाँ पर रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा, नहीं ये कलर ठीक नहीं है, जो डिसाइड हम करेंगे वो होगा, देख लीजिए खुद करके। तो वहाँ केवल घर की बात कर रहा हूँ, जहाँ 4-6 मेंबर हैं वहाँ रेजिस्टेंस हो जाता है। तो जहाँ 1 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हो, 2 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वहाँ तो भाई चेंज का रेजिस्टेंस होना, किसी न किसी कोई न कोई ऐसा तो होगा ही पगला जिसको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। मतलब मेरा कहने का ये है, दुनिया भर के लोग जो है भले ही मोदी जी को कितना भी अच्छा कहें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको वो बिल्कुल पसंद नहीं होंगे। मतलब हर तरीके के लोग होते हैं। रेजिस्टेंस इज ऑलवेज देयर। ओके, रेजिस्टेंस टू चेंज की अगर हम बात करें तो हम कैसे इस रेजिस्टेंस को, जो लोग विद्रोह करें उसको कैसे रोकें, हम उसकी बात करने वाले हैं, या कैसे मैनेज करें। रेजिस्टेंस टू चेंज कैन बी डिफाइंड एज एनी ऑब्स्टिकल दैट बिकम एन इम्पीडमेंट टू इम्प्लीमेंटिंग चेंज। जो परिवर्तन आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उसमें कोई जो बाधा आती है, कोई जो रुकावट आती है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस टू चेंज कहते हैं। ऑब्स्टेकल बाधा है ना, बाधा, परेशानी, रुकावट जो भी होता है चेंज को इम्प्लीमेंट करने में, उसी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। द सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑफन इंडिविजुअल आर ग्रुप, ठीक है, यानी कोई इंडिविजुअल व्यक्ति करेगा या एक कोई ग्रुप बन करेगा, यूनियन करेगी, जैसे किसान यूनियन है वो विद्रोह करेगी, छात्र संघ है, छात्र यूनियन है वो विद्रोह करेगी, या कोई व्यक्ति करेगा। बट इट कैन आल्सो बी सिस्टम आर प्रोसेस दैट आर आउटडेटेड आर दैट फेल टू फिट करंट बिजनेस कंडीशन। लेकिन केवल व्यक्ति या ग्रुप के अलावा कोई ऐसा सिस्टम या प्रोसेस भी हो सकता है जो करंट बिजनेस कंडीशन को फिट नहीं बैठ रहा है और वो भी विरोध करता है। ये रेजिस्टेंस कैसे करेगा, देखो मैं समझाता हूँ। मान लो मौके पर आपके घर में एक आपके पास 10x12 का कमरा है, ठीक है, 10x12 का, आपकी ज़रूरत बढ़ी है, आप सोचते हैं कि हम इसको जो है 14x12 का कर दें, यानी 10 को 14 कर दें। प्रॉब्लम क्या होती है, जो अपन अपनी ऊपर बीम पड़ी हुई होती है ना, स्लैब के पहले बीम जो पड़ी होती है मोटी वाली, जिसके ऊपर खंभों को लगाया जाता है या नीचे से खंभे दे करके बीम डाली जाती है, वो आपका अगर आप 4 फीट बढ़ाते हैं तो वो बीच में फंसने लगता है। हम क्या चाहते हैं कि हमारी छत जो है एकदम ऐसी हो, लेकिन अब क्या कर रहा है, यहाँ पर वो खंभे का जो वो है वो विरोध फंसा रहा है। तो कुल मिलाकर के आप चाहते हुए भी उस तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, आप मजबूर हो गए हैं। क्लियर हो जाती बात? मतलब सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि हम कुछ चेंज चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि सिस्टम या प्रोसेस ऐसी चली आ रही हैं कि वही जो है बाधा का काम कर रही हैं। जैसे फिनेकल 7 मान लीजिए, अगर फिनेकल 7 में कोई ऐसी गलती है, कोई ऐसी गड़बड़ी है जो फिनेकल 10 को ना ही लाने दे रही, कुछ भी कर लो फिनेकल 10 ला ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि फिनेकल 7 में ही वो ग्लिच है, एरर है। जब तक उसको नहीं ठीक करते तब तक उसमें नहीं चेंजेस कर सकते। तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं एक तरीके का रेजिस्टेंस हमारा निकल करके आ जाता है, ठीक है। तो लोग हो गए, व्यक्ति हो गया, ग्रुप हो गया, सिस्टम और प्रोसेस भी रोकते हैं, रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉटर एंड सेलसिंगर जो है, स्लेसिंगर प्रपोज 6 क्रूशियल टेक्निक फॉर ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस टू चेंज। तो बोल रहे हैं कि कोटर और स्लेसिंगर ने 6 जो है क्रूशियल टेक्निक्स दी हैं, जिनकी सहायता से हम रेजिस्टेंस हटा सकते हैं। चेंज करने में जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसको हम हटा सकते हैं। वाइड स्प्रेड एजुकेशन एंड इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, ये पहली टेक्निक है। यानी हम क्या करेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे, कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे, ताकि लोगों को पता चले कि हम चेंज क्यों कर रहे हैं। अगर लोगों को ये पता होगा कि परिवर्तन क्यों हो रहा है तो वो उसको मानेंगे, पहला। दूसरा, फैसिलिटेटिंग पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हीं को ही सत्ता दे दीजिए। बोलते हैं ना, जैसे चोर के घर में गए हो तो सारा का सारा जब पैसा तुम्हारी जेब का वो चोर को दे दीजिए। जब चोर को दे देंगे, वो तुम्हारा ही पैसा चोरी करने वाला, तो उसी को मालिक बना दिए तो का चोरी करेगा, ठीक है। तो पार्टिसिपेट कराइए, लोगों को इन्वॉल्व करिए, लोगों को इन्वॉल्व कर लीजिए। जिनको सरकार से ज़्यादा शिकायत है उनको सरकार में बिठा दीजिए। जब वो खुद मंत्री बन जाएंगे तब देखेंगे कि क्या हो रहा है और कहाँ कितनी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए उनको इन्वॉल्व करवाइए। सपोर्ट एंड फैसिलिटेशन, उनको सपोर्ट दीजिए, उनको फैसिलिटेट करिए। जो भी समस्याएं आ रही हैं उसके लिए उनको फैसिलिटेट करिए।
जैसे एक आध इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा दे दीजिए, जो भी ज़रूरत हो उस हिसाब से कर सकते हैं। एग्रीमेंट एंड निगोशिएशन, मतलब हम क्या करें, लोगों के साथ बातचीत करके निगोशिएट करें, एग्रीमेंट करवा लें कि हाँ ये चेंज होने वाला है, तुम इसको एक्सेप्ट करते हो, तुम दस्तखत करो, ठीक है। तो ये भी किया सकता है। कितनी हो गई, 4 टेक्निक हो गई। कुल मिलाकर के कितनी टेक्निक थी, 6 टेक्निक थी, जो अपना कोटर और स्लेसिंगर ने बताया था। कोऑप्टेशन एंड मैनिपुलेशन, कोऑप्टेशन एंड मैनिपुलेशन मतलब लोगों को मैनिपुलेट करना है। कोऑप्टेशन भी वही एक तरीके का है, इन्वॉल्वमेंट करने जैसा होता है, कि जो व्यक्ति ज़्यादा विद्रोह कर रहा हो, विरोध कर रहा हो, उसको इन्वॉल्व कर लीजिए, उसी को बोल दीजिए कि चलो तुमको ये चेंज इंप्लीमेंट करना है, करवाओ। अब तुम्हें जिम्मेदारी दे दी गई, पहले तुम विरोध कर रहे थे, हमारी मांगे पूरी करो, भारत माता की जय कर रहे थे, तुमसे बोला गया कि तुम इंप्लीमेंट करवा के दिखाओ। अब तो जब तुम खुदे जो है सत्ता में बैठ गए, अब दूसरे विरोधी हैं अब तुम्हें करना है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज का विरोध करने की बजाय तुम चेंज को सपोर्ट करने लगोगे, तो तुम्हें मजबूर किया गया। कोर्सन बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, 6वीं टेक्निक में ये बोलते हैं कि ज़बरदस्ती करिए, कोर्सन ज़बरदस्ती, फोर्स लगाइए, एक्सप्लिसिट बाहरी तौर पर या अंदरूनी तौर पर, या है ना, जैसे भी हो सके ताकत लगा करके इंप्लीमेंट करिए। अगर जब कोई बल ना चले तो फिर अब ज़बरदस्ती करिए, ठीक है। ये हो गए इनके कुल मिलाकर के 6 टेक्निक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो है कोटर एंड स्लेसिंगर ने 6 जो है क्रूशियल टेक्निक्स की बात की है। पहला, हम एजुकेट करेंगे, इंप्रूव करेंगे कम्युनिकेशन को, लोगों को बताएं चेंज क्यों जरूरी है। दूसरा, हम कर सकते हैं उनको पार्टिसिपेट करवाएं, इन्वॉल्व करें कि आओ तुम भी चेंज का हिस्सा बनो, तुम्हारी जो समस्याएं हैं मैं सुनूंगा। उनको सपोर्ट दीजिए, फैसिलिटेट करिए, उनको सपोर्ट करिए कि भाई गड़बड़ होगी तो हम देखेंगे, मैं बैठा हुआ हूँ, उनको फैसिलिटेट करिए, कुछ इंसेंटिव दे दीजिए या फिर उनको इंक्रीमेंट दीजिए, काइंड ऑफ दैट। एग्रीमेंट निगोशिएशन, लोगों के साथ बातचीत करके एग्रीमेंट करवा लीजिए कि हाँ हम इस चेंज के लिए रेडी हैं। कोऑप्टेशन, उन्हीं को मालिक बना दीजिए जो ज़्यादा विद्रोह करते हैं, मैनिपुलेट करिए उनको, ठीक है, उनका दिमाग के साथ खेलना है। जब कुछ ना चले टेक्निक तो फिर लाठी उठाइए और ज़बरदस्ती करिए, ये है कोर्सन टेक्निक, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, ठीक है। फर्दर, इट इज़ नॉट अनकॉमन इन सर्टन ऑर्गेनाइजेशन टू हैव प्रेजेंस ऑफ सम इंटरेस्टेड ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय यूनियंस। अब ये बोल रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई एक ऐसा इंटरेस्टेड ग्रुप होगा जिसे यूनियन कहा जाता है, एम्प्लॉय की यूनियन होगी, व्हिच में रजिस्ट the proposed change merely on the ground of non consultation and non involvement in the change process। केवल आपने यूनियन को बुलाया नहीं, उनसे कंसल्ट नहीं किया, उनको इन्वॉल्व नहीं किया, इसी बिहाफ पे ही वो पगले जो है हमारी मांगे पूरी करो पर लग जाएंगे, ये कह रहे हैं। मतलब कहने का कि यूनियन विद्रोह करेगी केवल मेयर इस बात, मतलब केवल इस छोटी सी बात का कि हमसे पूछा नहीं गया, हमसे बिना पूछे कैसे ले आए, पॉलिसी ले आओगे हमारे बिना पूछे, हमसे डिस्कस किए बगैर, आपकी हिम्मत कैसे हुई, काइंड ऑफ दैट, ओके। तो इसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं, इनको इन्वॉल्व करिए भैया, इनसे पूछ लीजिए, इनसे कंसल्ट करिए, इनको इन्वॉल्व करिए, नहीं तो ये इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे चेंज का, ठीक है। इन सच अ सिचुएशन द मैनेजमेंट शुड अडॉप्ट द स्ट्रेटजी ऑफ कोऑप्टेशन। तो ऐसी स्थिति में मैनेजमेंट को कौन सी स्ट्रेटजी लेनी है, कोऑप्टेशन की, मतलब उन्हीं को मालिक बना दो जो ज़्यादा विरोध कर रहे थे। गिविंग द की रोल ऑफ दोज रजिस्टरिंग चेंज इन द चेंज डिसीजन, देयर बाई सेटिस्फाइंग देयर ईगो नीड and consequently they may not only accept the change but also become different of such change process। तो बोल रहे हैं ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि मैनेजमेंट क्या करेगी, कोऑप्टेशन लाएगी। कोऑप्टेशन का मतलब क्या हुआ कि जो रजिस्टर कर रहे हैं, जो विद्रोह कर रहे हैं, उनको इंपॉर्टेंट रोल दे दो चेंज में, चेंज डिसीजन में उन्हीं को रोल दे दो, भैया तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए। उससे क्या होगा, उनका ईगो सेटिस्फाई होगा, यूनियन अपना ईगो सेटिस्फाई करेगी और कॉन्सिक्वेंटली वो सिर्फ चेंज को स्वीकार ही नहीं करेंगे बल्कि उनकी राय भी बदल जाएगी चेंज प्रोसेस को लेकर के, कोऑप्टेशन, ठीक है। जो यूनियन के लोग हैं वो नाराज़ नहीं होंगे, भाई जो बुक में लिखा है मैं उसी को डिक्टेट कर रहा हूँ, मेरा किसी की फीलिंग को हर्ट करने का मुद्दा नहीं है, क्योंकि यूनियन बहुत हेल्प करती है, कई जगहों पर बहुत अच्छी हेल्प करती है, मेरी भी करी है भाई, मैं भी एहसानमंद हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, ओके। तो मेरा आप यूनियन वालों से कोई वो नहीं है, नहीं तो पता चले हमारे खिलाफ जो झंडा निकाल दीजिए तो प्लीज़, है ना। मैं जो बुक में लिखा है मैं उसको बस एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ओके। इन सच अ सिचुएशन मैनेजमेंट शुड अडॉप्ट, ये बात हो गई थी, ठीक है। इन दिस कंटेक्स्ट द केस ऑफ ऑफरिंग वन एडवांस इंक्रीमेंट टू द एम्प्लॉय व्हेन मैसिव कंप्यूटराइजेशन हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द बैंकिंग इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1993 वर टू बी क्वोटेड। अब इन्होंने कहा कि यहाँ पर हम एक बात आपको बताते हैं कि जब 1993 में कंप्यूटराइजेशन की बात की गई तो बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहा था, तो उस समय बैंक में जितने भी एम्प्लॉय थे उनको एक एडवांस इंक्रीमेंट ऑफर किया गया था। इस इंसेंटिव की वजह से वो लोग तैयार हो गए कि चलो भाई कंप्यूटराइजेशन तो आ ही रहा है लेकिन एक सैलरी एडवांस मिलने लगेगी, यानी बिना जीआईबी सीआईबी के एक इंक्रीमेंट 1993 के जो हमारे
सहकर्मी हैं उनको मिला है। जब आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हाँ 1993 में एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिला हुआ है। ठीक है, क्लियर हो जाती है बात। तो मतलब कुल मिलाकर के हमको क्या है उद्देश्य कि हमें रेजिस्टेंस हटाना है, लोग विद्रोह ना करें बल्कि माने, ये उद्देश्य है। कैसे भी करें, रेजिस्टेंस का मतलब ऐसी बाधा, ऐसी रुकावट, ऐसी इंपीडमेंट, ऑब्स्टेकल जो चेंज को होने ना दें। ठीक है, उसके बाद में रेजिस्टेंस में इंडिविजुअल व्यक्ति भी विद्रोह कर सकता है, पूरा ग्रुप मिलकर विद्रोह कर सकता है, या कोई ऐसी प्रोसेस है उस संस्था की जो विद्रोह कर सकती है। कॉटर एंड स्लेसिंगर द्वारा कहा गया कि 6 क्रूशियल टेक्निक है जिससे आप रेजिस्टेंस टू चेंज को ओवरकम कर सकते हैं, जीत सकते हैं। 6 टेक्निक में पहली टेक्निक आपको वाइड स्प्रेड एजुकेशन एंड इंप्रूविंग कम्युनिकेशन, लोगों से बात करिए, उनको बताइए चेंज क्यों हो रहा है, उनको एजुकेट करिए। पहला तरीका, अगर वो जान गए कि क्यों चेंज आ रहा है, हमारा फायदा क्या है, तो वो एक्सेप्ट करेंगे। पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट फैसिलिटेट करिए, लोगों को पार्टिसिपेट करवाइए, इन्वॉल्व करवाइए। ठीक है, उन्हीं को मालिक बनाइए, जिम्मेदार दीजिए कि आओ भैया जो है आप भी देखो चेंज होने जा रहा है, क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, क्या सलाह है। ठीक है, सपोर्ट एंड फैसिलिटेशन, सपोर्ट करवाइए, फैसिलिटेट करिए, मतलब उनको सपोर्ट दीजिए, उनको फैसिलिटेट करिए, कुछ इंक्रीमेंट वगैरह दीजिए ताकि वो खुश हो जाएं। एग्रीमेंट एंड निगोशिएशन, निगोशिएट करिए, एक एग्रीमेंट करवा लीजिए। कोऑप्टेशन की इंपॉर्टेंट रोल उन्हीं को दे दीजिए जो विद्रोह कर रहे हैं, मैनिपुलेट किया उनको एक तरह से। फिर जबरदस्ती करिए, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दोनों तरीकों से। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई एक ग्रुप होता है जो एम्प्लॉय यूनियन का काम करता है, वो जो है आपके चेंज प्रोसेस का विरोध इसी बात पर कर लेंगे कि आपने उनसे कंसल्ट नहीं किया और इन्वॉल्व नहीं किया, इसलिए उनको जरूर इन्वॉल्व करिए, उनसे जरूर कंसल्ट कर लीजिए। ठीक है, मैनेजमेंट को चाहिए कि अगर ऐसा विरोध हो रहा है तो कोऑप्टेशन टेक्निक यूज करें। कोऑप्टेशन वही इंपॉर्टेंट रोल चेंज में। ठीक है, जो रजिस्टिंग लोग हैं उनको इंपॉर्टेंट रोल दे दीजिए कि आप जो है चेंज डिसीजन में खुद ही आइए और डिसीजन लीजिए, देयर बाय सेटिस्फाइंग देयर ईगो नीड। जैसे एक एग्जांपल कोट करने लायक है अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, जब सत्ता से बाहर थे उन्होंने बहुत सारी बातें बताई और सत्ता में कहा कि हम होते तो ये करते, हम होते तो वो करते, काइंड ऑफ दैट। तो उनको कहा गया भैया आ जाइए, कोऑप्टेशन आइए, अब आप खुद चीफ मिनिस्टर बन के देख लीजिए कि मज़ा कितना आता है। ठीक है, तो जब उनको वहाँ किया गया तो काइंड ऑफ ईगो सेटिस्फैक्शन हुआ उनका, और चेंज को उन्होंने सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि ही वॉज इनडिफरेंट टू द चेंज प्रोसेस। चेंज प्रोसेस को उन्होंने मतलब उनकी सोच ही बदल गई कि नहीं सिचुएशन है। देखो, सरकार में बने रहने के लिए महज जीत जाना पर्याप्त नहीं, सरकार में बने रहने के लिए सभी विधायकों को साथ में रखना, सभी सांसदों को साथ में रखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। आधा दिमाग तो इसी बात में लगा रहता होगा कि काम तो बाद में करने हैं, पहले इन सबको बटोर के तो रखें। महाराष्ट्र एक बेस्ट एग्जांपल है करंट सिनेरियो में, आप देख ही रहे होंगे वहाँ क्या स्थिति है। पहले है ना ठाकरे सेना, फिर आफ्टर दैट जो है अभी है ना शिंदे वगैरह हैं, काइंड ऑफ दैट, और रोज गेम चलता रहता है। या उससे भी बढ़िया लेना है तो बिहार ले लीजिए, क्या ही कहना है, वहाँ तो नीतीश कुमार जी एकदम बस नंबर ऑफ सेम सीएम है, 9वीं बार 8वीं बार 7वीं बार ऐसे कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ दैट, तो वो चेंज प्रोसेस का हो गया। ठीक है, उसके बाद में एक एग्जांपल इन्होंने दिया कि भाई बैंकिंग इंडस्ट्री 1993 में जब कंप्यूटराइजेशन हो रहा था तो उस समय एक इंक्रीमेंट एडवांस ऑफर किया कि चलो कोई नहीं, एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट ले लो। ठीक है, अब यहाँ जो मैं आपको ये कोट मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ बिहार दिल्ली, उद्देश्य ये होता है कि लगातार सिर्फ पढ़ते रहना, लगातार सिर्फ लाइन टू लाइन पढ़ते रहना दिमाग में बैठता नहीं है। थोड़ी बातें होती हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठती हैं। हमेशा लगातार एक एक स्टेटमेंट वन लाइनर मैं आपको पढ़ाता रहूं, जैसे जनरल स्टडीज़ में लूसेंट की किताब आती है, उसमें बस लाइन है महावीर स्वामी के पिता का नाम ये था, माता जी का नाम ये था, जन्म यब हुआ, यहाँ ये हुआ, निर्माण ये हुआ, है ना, डिटेल दे रखी है, कुछ बताता नहीं है, आप वो याद नहीं रख सकते हैं। बहुत बड़े रट्टू तोता हूँ, बात अलग की है, अदरवाइज मुश्किल है। इमर्जिंग चेंज इनिशिएटिव इन बैंकिंग इंडस्ट्री की हम बात करेंगे। मैंने बताया था ना चेंज एंड डेवलपमेंट मेन हेडिंग है, उसके अंदर की सब हेडिंग चल रही हैं। इमर्जिंग चेंज इनिशिएटिव इन बैंकिंग इंडस्ट्री, व्हाइल द अबव सम ऑफ द डायनामिक्स of the change in the organization in general, banking industry which occupies an important segment in the business and economic world has no exception to these emerging transformation that are taking place in the external environment। तो यही बोला कि भाई देखो जनरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चेंज की हमने तो बात कर ली, हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, बैंकिंग इंडस्ट्री, क्योंकि वो भी चेंज से कहीं ना कहीं प्रभावित है। इन द फर्स्ट प्लेस द कॉन्सेप्ट ऑफ मास बैंकिंग या रिटेल बैंकिंग व्हिच वाज मेन थीम ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक ड्यूरिंग 1969 वाज हैज बीन gradually been shifted toward class banking and the concept of profitability has become the new mantra in the banking world। class banking क्या होती है? class banking is followed by mass banking, mass retail banking। ठीक है, तो class banking कब आई? mass retail banking के बाद आई, which is when bank
ऑफर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू देयर कस्टमर। तो देखो पहले इन्होंने कहा कि पहले मास बैंकिंग हुआ करती थी, मास मतलब जनमानस को, सब की जो है, हम जितने भी रिटेल कस्टमर हैं, रिटेल मतलब छोटे टिकट वाले कस्टमर, कारपोरेट का मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस घराने, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, तो वो कारपोरेट हो गए। तो रिटेल कस्टमर जो है उन्हें मास बैंकिंग दी जाती थी। 1969 के दौरान जो है ज़्यादा जोर रिटेल बैंकिंग पर था, लेकिन धीरे धीरे वो शिफ्ट होकर के क्लास बैंकिंग में बदल गया। क्लास, अब हम मतलब एक सारी जनता को सर्विसेज मास बैंकिंग की जगह पर एक लेवल अलग बढ़ाया हमने, क्लास बैंकिंग ऑफर की। क्लास बैंकिंग क्या होती है, जब हम कुछ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करते हैं अपने कस्टमर को, तो एक क्लास बोलते नहीं कि उस रेस्टोरेंट का क्लास थोड़ा अलग है, मतलब आपको सारी सुविधाएं एकदम अलग लेवल की मिलती है, काइंड ऑफ दैट। तो वो ऐसे ही क्लास बैंकिंग हो गई, थोड़ा अलग तरीके के, विशिष्ट तरीके के, स्पेशल तरीके के प्रोडक्ट ऑफर करना शुरू किया, तो उसे क्लास बैंकिंग है। पहले क्या था कि सबको जो है खाते उपलब्ध करवानी, अब खास लोगों को उपलब्ध करवाने की कोशिश की, क्लास बैंकिंग, ठीक है। साथ ही साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी कहीं ना कहीं नए मंत्र के तौर पर बैंकिंग इंडस्ट्री में उजागर हुआ कि अब हम कमाने पर भी उतारू होंगे, हमें कमाना भी है। बैंकिंग इंडस्ट्री परफोर्स द नेशनलाइज्ड बैंक टू इनहेंस देयर ऑपरेशनल इफिशियंसी बाय इन्वेंटिंग न्यू प्रोडक्ट एंड इनोवेटिव सर्विसेज मैचिंग विद द एवर चेंजिंग कस्टमर नीड एंड प्रेफरेंसेस। तो इन्होंने बोला भाई देखो, जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे कस्टमर की ज़रूरतें बदलती गई, उसकी प्रेफरेंस बदलती गई। इसकी वजह से बैंकिंग इंडस्ट्री मजबूर हो गई, नेशनलाइज बैंकों को मजबूर कर दिया गया कि वो जो है नए नए प्रोडक्ट और सर्विसेज को, इनोवेटिव सर्विसेज को इन्वेंट करें, अपनी ऑपरेशनल इफिशियंसी को सुधारें, क्योंकि कस्टमर अब पहले जैसा नहीं रहा, उसे सब कुछ ऑनलाइन चाहिए, अगर हम नहीं करेंगे तो कहीं और चला जाएगा। तो इसलिए बैंकिंग इंडस्ट्री रिवैम्प यानी चेंजेस की तरफ बढ़ी। दिस सिचुएशन हैड लेड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इनिशिएट certain expeditious measure, gradual reduction in the bank rate, substantial cut in CRR in phases, deregulation of interest rate। तो मैंने बोला इन्होंने कि बैंकों को फ्रीडम मिले, उसके लिए आरबीआई ने भी कई सारे जो है इनिशिएटिव लिए। जैसे उन्होंने बैंक रेट को घटा दिया, उन्होंने सीआरआर को भी धीरे धीरे करके कम कर दिया, इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करना बंद कर दिया कि खुद निर्णय लो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। यहाँ तक कि पहले रिक्रूटमेंट बोर्ड हुआ करता था, वो भी जिम्मेदारी इन्होंने बैंकों को दे दी कि अपने हिसाब से रिक्रूटमेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आरबीआई ने भी की, ताकि जो है आप क्या करो, ये सब क्या, हम ये बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चेंज हैं। बैंक रेट में रिडक्शन, सीआरआर में कमी, डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये सब क्या है, चेंजेज हैं, जो चेंज आए हुए हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं, चेंज की ही बात करें बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, रिडक्शन इन बैंक रेट प्रिफोर्स द बैंक इन अ कम्पिटेटिव हिस्ट्री टू इफेक्ट करस्पॉन्डिंग कट इन इंटरेस्ट रेट इन ऑन एडवांसेस एंड डिपॉजिट। तो बैंक रेट जब घटाया गया तो कंपटीशन के मारे बैंक ने अपने जो है लोन में और एडवांस डिपॉजिट में, एफडी में अपने इंटरेस्ट रेट को घटा दिया कहीं ना कहीं। बैंक हैव बिगन टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इनोवेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाइक यूनिवर्सल बैंकिंग, एनीवेयर एनी टाइम बैंकिंग, टेली बैंकिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ एटीएम। बैंकों ने शुरुआत करी नए एरियाज और इनोवेटिव बिजनेस की खोज में। यूनिवर्सल बैंकिंग लेकर आए, जहां सारे प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। एनीवेयर एनी टाइम बैंकिंग, 24 घंटे अवेलेबिलिटी दी आपको। टेली बैंकिंग, फ़ोन के थ्रू एटीएम वगैरह लगाना शुरू किया। बहुत सारे काम इन्होंने शुरू किए ताकि पैसे कमाए जा सके। फर्दर, वन ऑफ द इशूज बीइंग वाइडली डिबेटेड इन द बैंकिंग सर्कल इज probable merger and acquisition, both vertically and horizontally in the banking industry in pursuit of second generation reform in the financial sector। फाइनेंशियल सेक्टर में सेकंड जनरेशन का रिफॉर्म, आपकी जो नरसिम्हन कमेटी आई थी उन्होंने कहा था कि भाई जो है मर्जर करने की ज़रूरत है, एक्विजिशन की ज़रूरत है। तो उससे भी कहीं ना कहीं प्रभावित है, वो एक चेंज बड़े स्तर का है और इस चेंज से हम सभी प्रभावित हैं। मौके पर कई सारे बैंकों को मर्ज कर दिया गया है, बहुत सारे बैंकों को मर्ज कर दिया गया है, 3-3 बैंक एक साथ लेकर आए हैं। और उसका असर, उस चेंज का क्या असर है वो आप महसूस कर सकते हैं। पीएनबी के लोग, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनियन बैंक, ये तीनों बैंक के एम्प्लॉय महसूस कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। आप अपने अपने मन में उम्मीदें जगा लीजिए हाँ क्या हो रहा है। हॉरिजॉन्टल मर्जर कब होता है, व्हेन अ कंपनी एक्वायर अनदर कंपनी दैट इज डायरेक्ट कंपटीटर। एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर ले जो डायरेक्ट कंपटीटर है। जैसे वोडाफोन ने आइडिया को एक्वायर कर लिया या आइडिया ने वोडाफोन को एक्वायर कर लिया, हॉरिजॉन्टल मर्जर हो गया, ठीक है। दोनों सेम सेगमेंट में करते हैं, उसका कंपटीटर है, मर्जर हो गया। या बेजूज ने मान लीजिए अनअकैडमी को एक्वायर कर लिया, हॉरिजॉन्टल मर्जर हो गया, क्योंकि दोनों एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं। वर्टिकल मर्जर तब होता है व्हेन अ कंपनी एक्वायर अनदर कंपनी दैट इज इन डायरेक्ट कंपटीटर बट ऑपरेट विद इन द सेम सप्लाई चेन। जब वो ऐसी कंपनी को एक्वायर करते हैं जो उसकी कंपटीटर तो नहीं है लेकिन उसी सप्लाई चेन में काम करती है। जैसे उदाहरण के लिए सोचिए कि जो है मारुति सुजुकी कंपनी है, कार बनाती है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि जो है टायर नहीं बनाती। टायर कौन बनाता है कार का, एमआरएफ कंपनी बनाती है।
अब अगर मारुति सुजुकी कंपनी एमआरएफ कंपनी को एक्वायर कर ले, क्योंकि वो सप्लाई चेन का पार्ट है, एमआरएफ को अगर एक्वायर कर ले तो इसे फ्रेंड्स हम वर्टिकल मर्जर कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल मर्जर। वैसे तो यहाँ कोई काम का नहीं है, लेकिन एबीएफएम वगैरह में पूछा जाता है, तो दो लाइनें हमने डिस्कस कर ली, ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मर्जर की बात हो रही है। बैंक ऑफ लेट ग्रेटर अटेंशन टू द होल गैमेट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स इशूज लाइक रिवैम्पिंग ऑफ एचआर पॉलिसी, जिसमें रिक्रूटमेंट, सैलरी पैकेज, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रांसफर, वेलफेयर प्रमोशन, सो एज टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड अमंग द रैंक एंड फाइल, मतलब वर्कर्स होते हैं, रैंक एंड फाइल मतलब वर्कर्स होते हैं। तो बैंकों ने बाद में जाकर के ह्यूमन रिसोर्स में भी जो है चेंजेस करने की कोशिश की, ह्यूमन रिसोर्स इशूज़ पर भी जोर दिया, चेंजेस करने की कोशिश की, जिसमें आपका एचआर पॉलिसी में, जैसे रिक्रूटमेंट में, सैलरी में, ट्रेनिंग में, डेवलपमेंट में, ट्रांसफर, वेलफेयर प्रमोशन, इन सब में चेंजेस करने का इन्होंने प्रयास किया। ठीक है, रिसेंट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इन अबॉलिशिंग बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड, BSRB। पहले क्या होता था? पहले एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट बैंकों में BSRB द्वारा किया जाता है, बैंकिंग सर्विस एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा किया जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में ये भी हटा दिया गया और बैंकों को जो है मौका दिया गया कि आप अपने हिसाब से एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं। ठीक है, मैनिफेस्टेड द गवर्नमेंट्स रिजॉल्व to grant autonomy to individual bank in fusing new and young talent with a good mix of educational qualification, functional experience, skill content and through any source according to the local requirement। तो इन्होंने ये कहा कि भाई रिसेंट एक्शन गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया, किसको? BSRB को, बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड को हटा करके इंडिविजुअल बैंकों को मौका दिया कि भाई खुद से नए और यंग लोगों को अच्छी एजुकेशन और अपने हिसाब से तुम हायर कर सकते हो, अब हम हायरिंग तुम्हारे लिए नहीं करेंगे कुल मिला करके। तो ये भी एक चेंज है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ चेंज, एक तरीके का चेंज है। और इस चेंज के लिए क्या बैंक तैयार हैं? क्या हमारे पास इतना बोर्ड और व्यवस्था थी कि हम इंटरव्यू करवा पाएँ सब कुछ? ठीक है, तो वो भी चेंज बैंक को परेशानी देगा ही देगा। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ डाउन साइजिंग टू मेक ऑर्गेनाइजेशंस लीन एंड मीनिंगफुल सो एज टू रिड्यूस द एवर इंक्रीजिंग एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट has since been introduced of voluntary retirement system in the banking industry in the midst of stiff resistance from the bank। तो ये बोल रहे हैं कि डाउन साइजिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है। डाउन साइजिंग क्या होता है? अगर 1 लाख एम्प्लॉय है तो उनको घटा करके 60,000 कर देना है, एम्प्लॉय घटाना, ताकि हम एक लीन एंड मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशन बना सकें, यानी ऐसे ही लोग हमारे साथ काम करें जो प्रोडक्टिव हैं, नॉन प्रोडक्टिव लोगों को हटा दिया जाना है। इसी के लिए BRS स्कीम लाई गई, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लाई गई बैंकिंग में, बैंकिंग इंडस्ट्री में। जबकि ठीक ठाक विरोध चल रहा था बैंकिंग यूनियन का, उसके बावजूद भी BRS स्कीम लाई गई। ठीक है, BRS लेने के लिए लोगों को कहीं ना कहीं मजबूर भी किया गया कि अब आप लोग BRS ले लीजिए। गवर्नमेंट्स रिजॉल्व टू रिफॉर्म इंटायर गैमुट ऑफ लेबर लॉ with an objective to keep pace with the rest of the economy may usher a new era and send proper tone to the emergence of Darwin's theory survival is the fittest in the functioning of union, thereby giving an entirely new twist to labor management relation in the banking industry। तो बोले इन्होंने कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट में लेबर लॉ में चेंजेस लाए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब लेबर लॉ में चेंजेस लेकर के आए। देखो क्या है कि यूनियन जो है किस लिए होती है? यूनियन होती है कि ताकि कुछ गलत हो तो हम उसको बचा पाएँ। लेकिन अगर सोचो कि कुछ गलत ही ना हो, लॉ इतनी बढ़िया बना दी जाए कि कुछ गलत ही ना हो, तो कहीं ना कहीं यूनियन का काम खत्म हो जाएगा। तो एक तरीके का ट्विस्ट लेकर के आए कि इसमें लेबर और मैनेजमेंट रिलेशनशिप इन बैंकिंग इंडस्ट्री, लॉ को, लेबर लॉ को इन्होंने मॉडिफाई किया ताकि जो है हम इकोनॉमी के साथ कदम से कदम मिला करके चल सकें। तो उन्होंने यही बताया कि डार्विन की जो थ्योरी आई थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बेहतर है वही सर्वाइव करेगा, उस कॉन्सेप्ट में ये लेबर और मैनेजमेंट रिलेशनशिप बैंकिंग इंडस्ट्री की जो थी उसमें नया ट्विस्ट लेकर आए, क्योंकि इन्होंने लेबर लॉ में गवर्नमेंट ने खुद ही मॉडिफिकेशन कर दिया है। फर्दर इन द रिसेंट पास्ट बैंक हैव आल्सो टेकन स्टेप्स फॉर इंस्टीट्यूटिंग कॉल सेंटर, सेलिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी, वेल्थ मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, ETC। तो मतलब रिसेंट पास्ट में अगर देखा जाए तो बैंकों ने और भी स्टेप उठाए हैं, जिसमें उन्होंने क्या किया हुआ है कि कॉल सेंटर इस्टेब्लिश किए, उन्होंने थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया, और हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आफत भी कहीं ना कहीं यही है, इंश्योरेंस पॉलिसी, वेल्थ मैनेजमेंट और म्यूचुअल फंड काइंड ऑफ दैट, ये सारी चीज़ें इन्होंने बेचना शुरू कर दिया है। दीज इनिशिएटिव आर स्क्वायरली कम अंडर द ब्रॉडर कैनवस ऑफ चेंज मैनेजमेंट ऑफ द बैंक। तो जितने भी हमने इनिशिएटिव के ऊपर बात की, ये सभी कहीं ना कहीं चेंज मैनेजमेंट को ही डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। टॉप ट्रेंड इन चेंज मैनेजमेंट की बात करेंगे, ये अगला टॉपिक है कि चेंज मैनेजमेंट में टॉप ट्रेंड क्या चल रहा है। तो टॉप ट्रेंड विद रिगार्ड टू द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एज पर प्रोस्कर 2009, एक कंपनी है जिसके जिन्होंने एक जो है आर्टिकल दिया हुआ है या फिर एक